हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं सोशियोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक्स का मतलब कोई भी व्यक्ति एक कार्यालय में लिपिक है, उनके पिता पुलिस निरीक्षक थे और दादा न्यायाधीश थे। ये किस प्रकार का परिवर्तन है या कैसी गतिशीलता है? प्रश्न को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड है या फिर वर्टिकल अपवर्ड मोबिलिटी है। तो देखिए, दादा क्या थे? न्यायाधीश थे। पिता फिर पुलिस निरीक्षक हुए और वो लिपिक है, यानी कि 3 पीढ़ियों में है। तो यहाँ पर पीढ़ी वाला कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो पीढ़ी के हिसाब से नीचे की तरफ आ रही है गतिशीलता। तो ये कैसी हो जाएगी? अधोमुखी या डाउनवर्ड मोबिलिटी, यानी कि विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? तो यहाँ पर फंक्शनल भी दिया हुआ है और साथ में संघर्ष वाला अप्रोच भी दिया है स्ट्रेटिफिकेशन का। ऑप्शन में है हेलर, हॉवेल है, लेंस्की है और मूर है। तो स्ट्रेटिफिकेशन में प्रकार की बात होता तो मूर हो जाते, लेकिन संघर्ष भी दिया हुआ है, तो प्रकारात्मक एवं संघर्षात्मक दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके लेंस्की जो है ये सही उत्तर होंगे। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के 2 प्रकारों कौन कौन से हैं, आनुभाविक और संप्रत्यात्मक, के बीच में आगा पीछा करता है? प्रश्न को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो 2 काइंड ऑफ कल्चर की बात हो रही है। एक कल्चर है सेंसेट और एक है आइडिएशनल। तो ये 2 प्रकार की संस्कृति की बात करते हैं आपके सोरोकिन, और इन्होंने एक तरीके से पेंडुलम वाला सिद्धांत दिया था। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ राइटर हैं, तो इनको आपको मैच करना है और कूट से मिलाना है। तो बुक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी और ये पुस्तक है आपके लेविस्ट्रॉस की, यानी 4 हो गया आपका। फिर द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये नाडल की पुस्तक है, तो 3 आ जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी है, तो ये आपका रेडक्लिफ ब्राउन की है, तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है, तो ये मर्टन की है, तो आपका 2 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन आया 4 3 1 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ये आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप इंग्लिश में पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिखाऊंगी। यहाँ पर पूछ रहा है किन्सिम सिस्टम ऑफ अफ्रीकन ट्राइब, जिसमें कि चोकटाह और अमोवा की हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि चोकटाह और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किसने किया था? अफ्रीका की 2 जनजातियां हैं। ऑप्शन में है टाइलर, ब्राउन है, एवांस प्रिचार्ड हैं और मेलिनोवस्की हैं। तो ये 2 प्रकार की नातेदारी की बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? मिथकों की संरचना की बात कौन करता है? ऑप्शन में है लेविस्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर हैं, मेलिनोवस्की हैं और A.L. क्रोबर हैं। तो मिथकों की संरचना की बात करते हैं आपके C. लेविस्ट्रॉस। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी का पूछा गया है कि दुर्खीम ने उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी मॉडर्न सोसाइटी की, वो कौन कौन सी बताई थी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर जो है चूज़ कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दुर्खीम ने बताया था कि आधुनिक समाज में एक तो डिफरेंस काफ़ी होगा, विभेद होगा, अंतर्निर्भरता यानी डिपेंडेंसी काफ़ी होगी, नैतिक घनत्व ये काफ़ी होगा, और कानून जो होंगे वह क्षतिपूरक कानून होंगे।
और सामूहिक चेतना की मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो आपका है ये आधुनिक समाज की विशेषताओं को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ये तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्य कारण के लिए अपरिहार्य नहीं है। मतलब सभी संरचना जो है वो ज़रूरी नहीं है सामाजिक प्रणाली के लिए। ऑप्शन में है आपके पार्सन्स, गिडिंग्स है, मर्टन है और सिमेल है। तो सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ दुष्प्रकार भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सभी जो है प्रकार्यात्मक हों, कुछ के क्या हो सकते हैं, दुष्प्रकार भी हो सकते हैं। ये बताया है आपके मर्टन ने। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। ऑप्शन में है मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम और गिडिंग्स। प्रश्न को आप एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। तो यहाँ पर बात हो रही है सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ सब सिस्टम, जिसमें कि स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी है और होल सोसाइटी के लिए सिग्निफिकेंस हो। वीडियो को पॉज करके आप आंसर चूज कर सकते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये है आपके पार्सन्स की। बी ऑप्शन आपका यानी सेकेंड ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकार सरल यौगिक, दुगुने यौगिक और तिगुने यौगिक को चिन्हित किया है। ऑप्शन में है स्पेंसर, कॉम्ट है, हॉबहाउस है, दुर्खीम है। तो यहाँ पर समाजों के 4 प्रकार सरल, यौगिक समाज, दुगुने और तिगुने यौगिक की बात करते हैं आपके स्पेंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है मीड ने जो जनरलाइज्ड अदर का कॉन्सेप्ट दिया है, सिग्निफिकेंट अदर का दिया है, उसके क्रिएटर कौन है? आई, मी, ईगो और सुपर ईगो। अब हम इंग्लिश में प्रश्न को देखेंगे। मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सर्जक हैं? मैं को बनाते हैं या मुझे को बनाते हैं या अहम को बनाते हैं या परा अहम को बनाते हैं? तो मीड ने जो अपना थियरी दी थी उसमें उन्होंने बात की है कि जनरलाइज्ड अदर और सिग्निफिकेंट अदर जो हैं ये मी को क्रिएट करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। हाँ बेटा, सॉरी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, मेरा बेटा एक्चुअली उठ गया है इस वजह से। हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं? ऑप्शन में है जी.एच. मीड, परेटो है, मैक्स वेबर है और ब्लूमर है। इसको हम इंग्लिश में भी एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर है हु इंसिस्टेड दैट द इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ डन आर द वाइटल एलिमेंट इन द पर्सन्स यूज ऑफ मीनिंग एंड फॉर्मेशन इटसेल्फ। तो यहाँ पर बात हो रही है संरचनात्मक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में यहाँ पर व्यक्ति द्वारा अर्थ और स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व, साथ में संदर्भ की बात, ये सारी बातें करते हैं आपके ब्लूमर। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकार के संघर्ष जिसमें यथार्थवादी और अयथार्थवादी हैं इनके बीच में भेद किया है? ऑप्शन में है मार्क्स, कोजर है, सिमेल है और डेरेंडॉर्फ है। तो रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक संघर्ष के बारे में कौन बात करता है? तो ये बात करते हैं आपके कोजर। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने ये अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? तो संघर्ष और मतैक्य यानी समाज के 2 चेहरे, समाज के 2 चेहरे हैं, एक संघर्षवादी है और एक मतैक्य वाला है। ये बात करते हैं आपके रॉल्फ डेरेंडॉर्फ। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ये यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे,
ये एक चार्ट दिया है, यहाँ से आपको शोध परियोजना को संचालित करने के लिए सही क्रम चुनना है। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आप एक बार देख लीजिए। तो जब आप शोध परियोजना के लिए आप रूपरेखा या शोध परियोजना के लिए जब आप बनाते हैं सिनॉप्सिस वगैरह, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपने प्रॉब्लम को पहचान लिया तो आप रिव्यू करेंगे लिटरेचर का, और उसके बाद हाइपोथेसिस, और फिर कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन। हिंदी में अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम करेंगे समस्या की पहचान, सी ऑप्शन आपका। उसके बाद हम साहित्य समीक्षा, बी ऑप्शन। फिर परिकल्पना बनाएंगे, ए ऑप्शन। और उसके बाद डी, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, यानी कि डी। तो सी बी ए डी ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर। सी बी ए डी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विज्ञानों के अनुक्रम में कौन सा विषयों का सही अनुक्रम है? एक कॉम्ट ने जो हायरार्की दी थी साइंसेस की, अगस्त कॉम्ट से ये प्रश्न है कि कॉम्ट ने जो विज्ञानों का संस्करण दिया था उसमें उन्होंने कौन सा क्रम बताया था, किस साइंस को सबसे पहले रखा है और किसको सबसे बाद में रखा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो उन्होंने सबसे पहले गणित को रखा है, उसके बाद भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, और फिर उसके बाद अंत में समाजशास्त्र को रखा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है, किसका ये मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता, यानी वैल्यू फ्री अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं सोसाइटी का। ऑप्शन में आपके हैं दुर्खीम, मार्क्स है, मेंडल है और वेबर है। तो वेबर बात करते हैं कि समाज का अध्ययन हम कभी भी मूल्य विमुक्त होकर के नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस समाज के सदस्य हैं कहीं ना कहीं हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हमारे वैल्यूज़ उसको इफ़ेक्ट करेंगे ही। तो समाज का अध्ययन कभी भी मूल्य मुक्त नहीं हो सकता, ये वेबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है? प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और हिंदी में अगर आप ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ कर लीजिए। हम एक बार आपको इंग्लिश में भी दिखा देते हैं। इंग्लिश में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है, या संभाविता निदर्शन वो निदर्शन होता है जहाँ पर सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना होती है। अब प्रोबेबिलिटी में एक क्षेत्र चयन होता है, एक जो है इकाइयों का चयन होता है। तो इकाइयों के चयन के लिए एक तो लॉटरी विधि होती है और एक होती है टिपेट विधि। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है टिपेट नंबर्स, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है यही सही है। टिपेट संख्याओं द्वारा निदर्शन, चयनित निदर्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीक्ष्णता को गंवाने में आशंका है? साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है, सहभागी अवलोकन है और प्रेक्षण विधि है। इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो जल्दी समझ आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड द डेंजर ऑफ लूजिंग शार्पनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टू फेमिलियरिटी। यानी कि बहुत अधिक हम जब परिचित हो जाते हैं किसी समाज से, किसी समुदाय में, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है कि हम अपना ऑब्जेक्टिविटी जो है बनाए ना रख सकें। तो ऐसा किस विधि में होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप सहभागी अवलोकन करते हैं, तो सहभागी अवलोकन में चूंकि आप वहाँ पर रह करके प्रतिभाग कर रहे हैं, वहाँ पर आप रह करके अध्ययन कर रहे हैं, तो जब आप वहाँ पर रह करके अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत अधिक वो आपके क्या हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, और उससे होता है कि हो सकता है हम अपनी ऑब्जेक्टिविटी को ना बनाए रख सकें। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य एक बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में वस्तुपरकता बनाए रखते हुए अध्ययन को सुकर करता है? ऑप्शन में है व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य, व्यवस्था परक परिप्रेक्ष्य,
व्यक्तिक अध्ययन और सहभागी क्रिया परिप्रेक्ष्य। इसको अंग्रेजी में एक बार देख लेंगे। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक तो आपको ऑब्जेक्टिविटी बना के रखनी है, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी करनी है, और जो रिसर्चर है वो आउटसाइडर के तौर पर अध्ययन करता है। ऑब्जर्व्ड कल्चर, कल्चर का अध्ययन है और आउटसाइडर की बात हो रही है और ऑब्जेक्टिविटी के साथ में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव होता है जिसको बोलते हैं एथिक पर्सपेक्टिव। एथिक पर्सपेक्टिव में आउटसाइडर के तौर पर अध्ययन होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है और कल्चर का जो है अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पर आपका व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य जो है ये आपका राइट होगा। तो ये थे आज के प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।